नमस्कार, मैं हूं सुजाता और स्वागत है आपका TCH पर एक बार फिर से मेरे शो में। साल 2025 कुछ ही घंटों में इतिहास हो जाएगा, लेकिन हम क्या लेकर साल 2026 में प्रवेश कर रहे हैं? स्त्री द्वेष, बलात्कारियों की बेल, दलित उत्पीड़न, आदिवासियों के साथ बर्बर सुलूक, नस्ल भेद, जाति भेद, रंग भेद, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जमशेदपुर में ओल चिकी शताब्दी समारोह में संताली भाषा में एक प्रेयर गीत गाया। दाया नासिरी जन सना अमिरिति नामगे नायो गधरती नेरा दो। कितना मधुर, कितना गर्व भरा पल था वो। आंखें बंद करके सुना इसे। सोचा, इससे सुंदर क्या छवि हो सकती है हमारे लोकतंत्र की। हमारे देश का सर्वोच्च पद आदिवासी अस्मिता से सुशोभित है। फिर अचानक एक आवाज़ गूंजी मन में और मेरी आंखें खुल गई। महामहिम, आप खुद आदिवासी समुदाय से हैं, इसलिए लेह लद्दाख के लोगों के दिल की बात को शायद आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। कौन था ये बात कहने वाला? ओह, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो। वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रही हैं। इस चिट्ठी की आज तक कोई सुनवाई नहीं है। इस आवाज़ से बचने के लिए मैं फिर वह गीत सुनने लगती हूँ जो महामहिम कल गा रही थी। हे जाहिर माता, आप सरस्वती हैं, आप भगवती हैं, आप दयामयी सृष्टिकर्ता हैं, आप पतितों का उद्धार करती हैं, आप सभी का त्राण करती हैं। और अचानक कान में चीखें सुनाई पड़ती हैं। मैं भारतीय हूँ, मैं चीनी नहीं हूँ। चाकुओं से गोद गोद कर उसे अधमरा कर दिया गया। त्रिपुरा का 24 साल का लड़का अंजल चकमा देहरादून में MBA कर रहा था। छोटे भाई माइकल के साथ बाजार गया था। कुछ स्थानीय गुंडों ने रोककर रेसिस्ट ताने मारे। चीनी, मोमो, चिंकी, नेपाली। अंजल कहता रहा, मैं भारतीय हूँ। लेकिन क्या फर्क पड़ा? छुरे घोंप दिए गए, सिर पर वार किया गया। 17 दिन ICU में लड़ता रहा, फिर चला गया। मुझे फिर से वही गीत सुनाई देता है। मैं विनती करती हूँ माँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कोई नहीं सुन रहा है प्रार्थनाएं इन दिनों देश के आदिवासी की, मुसलमान की, अल्पसंख्यक की, पीड़ित की, न्याय से वंचित स्त्रियों की। गीतांजलि आंगमो ने अपने खत में लिखा महामहिम को। लद्दाख अपनी देशभक्ति और भारतीय सेना के समर्थन के लिए मशहूर है और ये भी बताया कि इस इलाके में सेना का सबसे बड़ा सहारा लद्दाख स्काउट्स ही हैं। सोशल मीडिया में भी बार बार बताया गया कि वांगचुक यहाँ भारतीय सेना के लिए ठंड से बचने वाला आश्रय बना रहे हैं। आंगमो कहती हैं, लद्दाख की धरती के बेटे के साथ इतना बुरा सलूक करना सिर्फ पाप ही नहीं, बल्कि मजबूत सीमाएं बनाने के लिए एकजुटता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दृष्टि से एक बड़ी रणनीतिक भूल भी है। वो लिखती हैं, मेरे पति श्री सोनम वांगचुक हमेशा भारत की एकता, सीमाओं को मजबूत करने और दूर दराज के इलाकों को मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए जोड़ने के पक्ष में खड़े हैं। यानी विधानसभा वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और 6ठी अनुसूची की सुरक्षा, यही मांग रहे हैं। आंगमो ने सवाल उठाया कि क्या लोगों के हक की लड़ाई लड़ना और लद्दाख जैसे पर्यावरण की दृष्टि से बेहद नाजुक इलाके में बेलगाम और बेकाबू विकास के खिलाफ आवाज उठाना क्या गुनाह है? आपसे पूछती हूं मैं, क्या इस देश में आदिवासी होना गुनाह है? सवाल उठाना गुनाह है? न्याय मांगना गुनाह है? अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं, हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। हम आह भी भर लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जब सोनम वांगचुक ये बोल रहे थे, तब देशद्रोही कहे जाने का दुख उनके चेहरे पर और आवाज में साफ झलक रहा था। भूल गए ना आप फिर से उन्हें? 90 दिन से जेल में है सोनम वांगचुक। किस अपराध के लिए? गृह मंत्री को उनका ये वादा याद दिलाने के लिए कि जो उन्होंने वोट लेने से पहले लद्दाख की जनता से किया था।
सितंबर 2025 से एनएसए के तहत जोधपुर जेल में वो हैं कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को उनका वादा याद दिला दिया। 6th शेड्यूल की सुरक्षा, राज्य का दर्जा। वो बार बार चेता रहे थे कि चीन हमारी सीमाओं में घुस रहा है, हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर चुका है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। 21 दिन का उपवास रखा, कोई मंत्री, कोई नेता बात करने नहीं आया। लद्दाख कितना संवेदनशील इलाका है, जानते हैं ना आप? चीन से सीधी लगती है सीमा हमारी, जहां हमारे जवान -40 डिग्री में देश की रक्षा करते हैं। लेकिन लद्दाखियों की आवाज दबाने के लिए एनएसए, कैसा राष्ट्रवाद है ये, जहां अपना ही नागरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। मुझे पता है ऐसे ही आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे अंजल चकमा को भी। अंजल के पिता बीएसएफ में थे। ये घटना उत्तर पूर्वी लोगों के खिलाफ नस्लवाद का दर्दनाक उदाहरण है, जिससे पूरे उत्तर पूर्व में प्रदर्शन हुए हैं। अभी किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि इस बात के लिए हमें संवेदनशील होना चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन मैं उनसे भी पूछती हूँ कि वो अभी तक अपनी नफरती पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, आज पहली बार उनको याद आया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ पूरे देश भर में क्या हो रहा है। चकमा लोग शांति प्रिय, मेहनती और अपनी संस्कृति को संजोए रखने वाले हैं, लेकिन शरणार्थी इतिहास और नस्लवाद से जूझ रहे हैं। दिल दहलता है कि अपने ही देशवासी ऐसे भेदभाव का शिकार हो गए। अपने देशवासी, जिन्हें हम अपने देशवासी नहीं समझते, नहीं जानते। कौन है चकमा जनजाति? दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्राचीन आदिवासी समुदाय है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैले हुए हैं ये, और उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इंडो मंगोलाइड नस्ल के हैं और 16वीं शताब्दी से वे चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में बसे हुए हैं। ब्रिटिश काल में वे स्वायत्त थे, लेकिन 1947 के बंटवारे में उनका इलाका पाकिस्तान के पास चला गया, जबकि वो भारत में शामिल होना चाहते थे। क्योंकि ज़्यादातर बौद्ध हैं और सांस्कृतिक रूप से हिंदू बहुल भारत से करीबी महसूस करते थे। 1960 के दशक में बांग्लादेश, तब पाकिस्तान में कप्ताई बांध बनने से उनकी ज़मीन डूब गई, जिससे हजारों चकमा शरणार्थी बनकर भारत आ गए। भारत सरकार ने उन्हें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में बसाया। आज भारत में उनकी आबादी 2 से 3 लाख के करीब है। ज़्यादातर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, कुछ पुरानी प्रकृति पूजा की परंपराएं भी हैं और बहुत सी हिंदू परंपराएं भी उनमें घुल मिल गई हैं। चकमा उनकी भाषा है और लिपि वही ओल चिकी से मिलती जुलती लिपि, वही ओल चिकी जिसके आविष्कार की शताब्दी पर महामहिम संताली गीत गा रही थीं। बताती चलूं कि ओल चिकी संताली भाषा की आधिकारिक लिपि है, जिसका आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। वे ओडिशा के एक शिक्षक और लेखक थे। उससे पहले संथाली को बंगाली, देवनागरी, ओडिया या रोमन लिपि में लिखा जाता था, लेकिन ये लिपियां संथाली की ध्वनियों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाती थीं। पंडित मुर्मू ने इसे संथाली की ध्वनियों के साथ डिज़ाइन किया वैज्ञानिक रूप से। ये लिपि 1939 में पहली बार सार्वजनिक हुई और धीरे धीरे लोकप्रिय हो गई। 2025 में इसकी शताब्दी मनाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर में समारोह में संथाली गीत गाया और ओल चिकी में भारतीय संविधान का विमोचन किया। साड़ी ही पहनती हैं चकमा महिलाएं, साड़ी ही पहनती हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू। टिपिकल उत्तर भारतीय मैदानी सोच, सिर्फ अपना ही प्रदेश भारत है, बाकी सब तो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जहां लद्दाखी, कश्मीरी, नॉर्थ ईस्ट वाले टट्टू घुमाएं, टैक्सी चलाएं, मोमोज बनाकर इन्हें खिलाएं, इनके पैर दबाएं, और आप पढ़ने, नौकरी करने के लिए आने वाले उन देशवासियों को सर्टिफिकेट दें कि कौन असली भारतीय है। शर्म नहीं आती इस सोच पर? सोनम अगर अपनी सीमाओं की रक्षा की बात करें, अपने हक की आवाज़ उठाएं, तो देशद्रोही करार दिए जाते हैं। लेकिन जो असल में देश की ज़मीन चीन को सौंप रहे हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं। वो इंसान जो कभी फौज के लिए सौर ऊर्जा से गर्म चैम्बर बना रहा था, मेडल ला रहा था, राष्ट्रपति से सम्मान भी पा रहा था, आज वही सोनम वांगचुक 3 महीने से ज़्यादा जेल में बंद है। क्यों? जब फौज के लिए इनोवेशन कर रहे थे तब हीरो थे, जैसे ही लद्दाख के हक की बात की चीनी एजेंट हो गए। ये दोहरा मापदंड क्यों? जो सरकार असल चीन से मुकाबला नहीं कर पा रही, हजारों किलोमीटर जमीन चली गई, लेकिन ड्रैगन को दोस्त कहते हैं, उसके भाड़े के ट्रोल और गुंडे अपने ही देशवासियों को चीनी कहकर पीटते हैं, मारते हैं।
अपना ही नागरिक विदेशी लगता है और असल दुश्मन के सामने हम घुटने टेक देते हैं। शर्म नहीं आती अपने वजूद पर हमें, जो पूरी तरह दलितों, बहुजनों, आदिवासियों की मेहनत, उनके दमन, उनकी जमीन पर टिका है? और क्या ये सिर्फ दिखावा है, कैमोफ्लाज, जहां एक तरफ आदिवासी राष्ट्रपति गीत गा रही हैं, दूसरी तरफ आदिवासी अस्मिता कुचली जा रही है? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा, क्योंकि वो आह भी भरेंगे तो आप उन्हें बदनाम कर देंगे, सिस्टम कत्ल भी कर देगा तो खामोशी छाई रहेगी। क्यों? एक आदिवासी शिक्षक अन्वेषक को जेल में डाल दिया गया और एक आदिवासी छात्र को नस्ल भेद के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। यूं तो फरवरी 2014 में एक बेज बरुआ कमेटी भी बनाई गई थी, जिसका काम था उत्तर पूर्वी भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और हिंसा की समस्या को समझना और उससे निपटने के सुझाव देना। यह 2014 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी, श्री MP बेज बरुआ की चेयरमैनशिप के अधीन, ताकि देश के तमाम भागों में रहने वाले उत्तर पूर्व के लोगों के कंसर्न को ध्यान में रखा जा सके। क्यों? क्योंकि जनवरी 2014 में दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचल प्रदेश के 19 साल के छात्र निडो तनियम को भी चकमा की तरह नस्लीय हमले का शिकार होना पड़ा था। कुछ लोगों ने उसकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया, मारपीट की थी। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया और उत्तर पूर्वी लोगों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे नस्लवाद को उजागर कर दिया। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने 5 फरवरी 2014 को समिति गठित की थी। इस समिति ने दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई आदि शहरों में 800 से ज्यादा लोगों से बात की थी, संगठनों से मिले थे और रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट 11 जुलाई 2014 को गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में पाया गया था कि दिल्ली में 2005 और 2013 के बीच 2 लाख से ज्यादा उत्तर पूर्वी लोग आए और उनमें से 86% ने भेदभाव का सामना किया। दिल्ली को सबसे खराब शहर बताया गया। समिति ने कानून बनाना, हेल्पलाइन उपलब्ध कराना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ग्रीवांस मैकेनिज्म विकसित करने जैसी जो सिफारिशें की, उनमें एक महत्वपूर्ण सिफारिश भी थी। स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में उत्तर पूर्व की संस्कृति पढ़ाना, इतिहास और योगदान को शामिल करना और पुलिस को उत्तर पूर्वी संस्कृति पर ट्रेनिंग देना। कुछ कदम उठाए गए, जैसे दिल्ली पुलिस में नॉर्थ ईस्ट हेल्पलाइन और स्पेशल यूनिट जागरूकता कैंपेन, लेकिन एंटी रेसिज्म कानून नहीं बना आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में गैर कार्यान्वयन पर नाराजगी भी जताई। ये रिपोर्ट एक उम्मीद थी उत्तर पूर्व के लोगों के लिए, ये बताने के लिए कि आप पराये नहीं हैं बल्कि भारत के अभिन्न अंग हैं। आपको छेड़ा जाएगा, परेशान किया जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन 11 साल बाद भी पूरा न्याय नहीं मिला। उधर भारतीय सोशल मीडिया पर ट्रोल्स, खासकर राजनीतिक रूप से सक्रिय, जैसे भाजपा के समर्थक, IT सेल से जुड़े लोग या अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले ट्रोल्स, किसी देशवासी को चीनी एजेंट कहते हैं। ये नस्लवादी स्टीरियोटाइप है उनका, ये उनकी रेसिस्ट सोच है उत्तर पूर्व के भारतीयों के प्रति या उन सब के प्रति जो उन्हें अपने जैसे नहीं लगते। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक आसान तरीका है आवाज़ दबा देने का। ऐसा करके सरकार की आलोचना को डाइवर्ट किया जाता है। ये ट्रोल्स अक्सर भाड़े के ट्रोल्स, आइडियोलॉजिकल ट्रोल्स तो इनमें बहुत कम है, असहमति को देशद्रोह में बदल देते हैं। सरकार असल चीन से मुकाबला नहीं कर पा रही, अपना नागरिक चीनी लगता है और चीन दोस्त लगता है। दिल्ली में सिर्फ सर्दी की धुंध और प्रदूषण का धुआं नहीं है, एक स्मॉग राजनीति की भी छाई हुई है और हर समझदार व्यक्ति इसे देख सकता है। A smoke screen was being created to defame the jailed activist. गीतांजलि अंगमो ने लिखा ये महामहिम को अपनी चिट्ठी में। हमारे देश का सर्वोच्च पद आदिवासी अस्मिता से गौरवान्वित है, लेकिन उसी देश में आदिवासी, दलित, उत्तर पूर्वी, लद्दाखी लहूलुहान हो रहे हैं, नस्लवाद की मार झेल रहे हैं, आवाज़ें कुचली जा रही हैं। क्या ये सिर्फ दिखावा है, एक चमकदार कैमोफ्लाज, जहां एक तरफ आदिवासी राष्ट्रगीत गा रही हैं, प्रकृति और संस्कृति की संरक्षण की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ वही अस्मिताएं रौंदी जा रही हैं? ये सवाल दिल को बार बार चीरते हैं, आत्मा को झकझोरते हैं। भारत में आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के लोग लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव का शिकार हो रहे हैं।
ये भेदभाव रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स तक फैले हुए हैं। भूमि छीनना, विस्थापन, हिंसा, नौकरी और शिक्षा में अलगाव, सांस्कृतिक दमन। हाल के वर्षों में एनसीआरबी के डेटा के अनुसार आदिवासियों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। भूमि अधिग्रहण और विकास के नाम पर विस्थापन बढ़ा है, क्योंकि आदिवासी इलाके खनिज संपन्न हैं, इसलिए माइनिंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अभी अरावली पर संकट मंडरा ही रहा है। जिस तरह से एफआरए 2006 और पेसा कानूनों का उल्लंघन आम है, ये संकट बस कुछ पलों के लिए टला ही मालूम होता है। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए। कोल माइनिंग के लिए हजारों एकड़ जंगल कटाई, आदिवासी गांवों का विस्थापन, प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई, घर जलाए गए। देवचा पचामी कोल माइन पश्चिम बंगाल याद कर लीजिए। 2021 से विवाद चल रहा है। आदिवासी समुदाय की जमीन ली जा रही है। ग्राम सभा की सहमति के बिना धमकी और निगरानी की शिकायतें लगातार आ रही हैं। धिरौली कोल माइन मध्य प्रदेश सिंगरौली याद कर लीजिए। अदानी प्रोजेक्ट से जंगल डाइवर्ट किए जा रहे हैं। आदिवासी विस्थापन हो रहा है। विरोध पर दमन किया जाता है। पिछले 50 सालों में 60 मिलियन विस्थापितों में 40% आदिवासी रहे हैं। मुआवजा भी अपर्याप्त और पुनर्वास भी नहीं। हिंसा और अत्याचार के मामले याद कर लीजिए। मणिपुर जातीय हिंसा, दर्जनों आदिवासी मारे गए, गांव जले, हजारों विस्थापित हुए। महिलाओं पर यौन हिंसा के 32 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए। माओवाद के विरोध के नाम पर सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासी गांवों पर हमले, फेक एनकाउंटर, यौन हिंसा, घर जलाना। 2024 में कई मामले हुए। मध्य प्रदेश याद कर लीजिए। गुना में आदिवासी महिला को जमीन विवाद में जिंदा जलाया गया। चित्रांगी में युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोविड लॉकडाउन याद कर लीजिए। कितने सामाजिक बहिष्कार बढ़े और कितने हमले बढ़े। शहरी और रोजमर्रा के भेदभाव जो माइग्रेटेड आदिवासी झेलते हैं वो है, और उसके अलावा घर नहीं मिलना, नौकरी में कम सैलरी होना, महिलाओं पर यौन उत्पीड़न होना, जंगलिया पिछड़ा कहकर ताने देना, सांस्कृतिक और धार्मिक दमन करना, वनवासी कहना और आदिवासी अस्मिता का मजाक उड़ाना, कुचलना। यहाँ तक कि आप हाल में देख रहे होंगे ईसाई आदिवासियों पर धर्मांतरण के भी आरोप लगाए जाते हैं और हमले किए जाते हैं। जल जंगल जमीन पर निर्भर समुदाय अपनी ही धरती पर पराया महसूस कर रहा है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, भेदभाव बढ़ा है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत पिछले सालों में बढ़ी है, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी बहुत कम है और गरीबी बहुत ज़्यादा, किराए का घर नहीं मिलता, सोसाइटी में लोग बसने नहीं देते, मुस्लिम बहुल इलाके घेटों बनकर रह जाते हैं, कानूनी और पुलिस पूर्वाग्रह भी बहुत हैं, एनकाउंटर, यूएपीए जैसे कानूनों का आसानी से उन पर इस्तेमाल किया जाता है और लिंचिंग के मामले भी बढ़े हैं। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं, बलात्कारी रिहा हो जा रहे हैं और उनका हार मालाओं से स्वागत हो रहा है। अंकिता भंडारी का केस दिखाता है कि जब आरोपी भाजपाई निकल आता है तो न जांच होती है न सजा होती है। चोर का गवाह जेब कतरा बन जाता है जब ब्रजभूषण शरण सिंह कहता है कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष है। गजब ही विडंबना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर मौन है। कितना ही राष्ट्रपति के नाम पर दुहाई दे लें हम, लेकिन सच यही है कि वह अनचाहे ही उस कैमोफ्लाज का हिस्सा बना दी गई हैं जिसके नीचे एक सिस्टमेटिक भेदभाव पल रहा है भाजपा के संरक्षण में। राजनीतिक दिखावा इस बात को कैसे छुपाएगा कि आदिवासी इलाकों को बर्बाद करना, आदिवासी अस्मिताओं से भेदभाव करना, अरावली जैसे पहाड़ का कद तय करने की हिमाकत करना, ये सब हमारे सामने हो रहा है। इसलिए कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं होती ऐसी घटनाओं पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की। सरकार की ओर से कोई अपील नहीं आती। गुंडों को कहीं भी घुसने और मारपीट करने की छूट है। कोई अपराधी कह सकता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, जाओ जो करना है कर लो। महामहिम मुर्मू के भाषणों में आदिवासी योगदान की बात हमेशा होती है। वह खुद आदिवासी परिवार से हैं। गरीबी से उठकर शिक्षिका, मंत्री, गवर्नर और राष्ट्रपति बनी, ये ऐतिहासिक है। ये उनकी जीत को प्रतीकात्मकता से आगे ले जाता है, लोकतंत्र की जीत तक। लेकिन जैसे लोहा लोहे को काटता है, भाजपा लोकतंत्र से लोकतंत्र को काट रही है। प्रधानमंत्री गर्वित हैं, हम शर्मिंदा हैं। उन्हें विकास दिखाई दे रहा है, हमें खाई दिख रही है। वे हमें कोस रहे हैं कि हम सवाल उठा रहे हैं और हम फिर भी एक बार तमाम कमियों के साथ टूटे फूटे हुए नए साल में प्रवेश कर रहे हैं।
और मैं वही प्रार्थना दोहराना चाहती हूँ जो महामहिम गा रही थी। वैसा मधुर तो नहीं गा सकती, लेकिन हाँ, फिर भी बार बार कहूँगी, मुझ पर ज्ञान का प्रकाश डालिए, मेरी शोक संतप्त आत्मा को शीतल कीजिए, मेरे पिघलते हुए हृदय को दृढ़ता दीजिए, मुझ में शक्ति का संचार कीजिए। आप भी गाइए वही प्रार्थना, गाइए, क्या पता किसी तरह किसी की आवाज़ सुन ली जाए। नया साल मुबारक हो आपको, और देखते रहिए TCH और TCH पर मेरा शो आने वाले साल में भी। बहुत शुक्रिया।